नमस्कार दोस्तों। और आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सबसे पहले भाई दूज की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी होगा। आपकी तैयारी को इनहेंस करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पर बात करते हैं। कॉफी इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफ़ी क्राइसिस का सामना कर रही है, उसके कारण क्या है, ये सारी बातें हैं। और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा मेंस में पूछा जा चुका है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है। और इसलिए प्रीलिम्स में आने के चांस हैं उसके और बढ़ जाते हैं, इसलिए क्राइसिस है, चर्चा में है। और प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है, उस पर हम भी बात करेंगे। ठीक है, इंडिया में 75% इंडियन कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। और ग्लोबल कॉफ़ी मार्केट में हम 5% से कम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और 4 लाख कॉफ़ी क्या ग्रोवर और प्लांटर एसोसिएशन हमारे देश में देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी रोजगार की जनरेशन की समस्या, मतलब कि जो प्रावधान है वो हमारे देश में इससे होते हैं। ठीक है, मतलब कि रोजगार काफ़ी जनरेशन इसके द्वारा होता है। लेकिन हाल ही के समय में जो कॉफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, उसके कारण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो वेदर कंडीशन है वो लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण चेंजेस हो रही हैं। उसके कारण बहुत सारी पेस्टेज और डिसीज सामने आ रही हैं, जैसे फ्रूट रूट हो गया, स्टॉक रूट हो गया, रूट रूट हो गया। तो इस ये आप डिसीज को ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह की डिसीज सामने आ रही हैं और रेनफॉल और लैंडस्लाइड हमको देखने को मिलते हैं, जिससे इस समस्या कॉफी प्रोडक्शन में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल है काफ़ी, और मतलब काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं। जो बल्कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको बेनिफिट उनको कम मिलता है, इसलिए इसका मार्केट हमको काफ़ी वॉलेटाइल है, उसमें काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब मोस्ट जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो किसान होते हैं, कॉफ़ी से संबंधित जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो स्मॉल मीडियम साइज के जो ग्रोअर होते हैं मतलब कि उनके पास कलेक्टर की सुविधा नहीं होती, तो वो लोन नहीं ले पाते हैं। मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो वित्तीय की सुविधा उनको अभी जो छोटे ग्रोअर हैं उनके पास वित्तीय की सुविधा का लाभ वो नहीं ले पाते हैं। तो ये भी कारण है, क्या है कि क्राइसिस है। और इसके कारण जो हायर इंटरेस्ट रेट है, लेबर बेनिफिट हैं, जो 60 से 70% का टोटल जो प्लांटेशन है वो एक्सपेंडिचर हमको देखने को मिलता है, जिससे एक्सपेंडिचर अधिक हो पाता है और उनको जो प्रॉफिट है वो उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लांटेशन फेस पावर कट, जो प्लांटेशन है कॉफ़ी से संबंधित, वहाँ पे पावर कट देखने को मिलता है, तो ये भी एक समस्या है। और हमारे देश में जो इंडियन कॉफ़ी है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना कर रही है ग्लोबल मार्केट में। आपने देखा होगा कई कई जो मतलब कि यूरोपियन कंट्री हैं, जो भारत में जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनके माल को लेने से मना कर देते हैं कि आपने ये केमिकल का यूज किया है, ये यूज किया है। मतलब कि ये बहाने होते हैं, एसपीएस से संबंधित बहाने होते हैं, तो उनका उपयोग करके जो मतलब विकासशील देश के जो प्रोडक्ट हैं उनको लेने से मना कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने कॉफी से संबंधित, ताकि और यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, 2 तरह की कॉफ़ी उगाई जाती हैं। सबसे पहले रोबस्टा और अरेबिका। लेकिन मूलतः जो कॉफ़ी होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। अरेबिका और रोबस्टा तो हमने पढ़ी ली, लेकिन एक होती है एक्सेल्सा और एक होती है लिब्रिका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन हम इन दोनों को उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिए कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटक में होता है, फिर उसके बाद केरला में होता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में होता है। तो केरला आपको इधर देख, सॉरी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, केरला में, फिर तमिलनाडु में होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है काफ़ी लो हमको देखने को मिलता है। और ट्रेडिशनली जो परंपरागत रूप से जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है 3 राज्यों में है। बाकी जो नॉन ट्रेडिशनल है, जो बाद में इनको देखकर इन्हें उगाना स्टार्ट कर दिया, वो कौन से, नॉर्थ ईस्ट है और इस राज्य में। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, साउदर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो कॉफ़ी बोर्ड होता है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछा गया था कॉफ़ी बोर्ड से। अगर आपको कॉफ़ी बोर्ड के संबंध में बात पता थी तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल
कर सकते थे। ठीक है, अब कॉफी उगाने के लिए और मेनली जो कॉफी प्रोडक्शन होता है वो इस रीजन में देखने को मिलता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जो कॉफी प्रोडक्शन करने के लिए जो मेनली क्लाइमेट कंडीशन होती हैं वो क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इस पर जरा पढ़िएगा। कॉफी के प्लांट के लिए जो रिक्वायर हॉट और ह्यूमिड मतलब कि क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फॉरेस्ट स्नोफॉल हाई टेम्परेचर 30 डिग्री से अधिक हो, और स्ट्रॉन्ग सनशाइन ये कॉफ़ी के लिए गुड नहीं होती है, इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। और इनको हमेशा ध्यान रखता है कि शेडेड ट्री होते हैं, ट्री के नीचे इनको उगाया जाता है। ड्राई वेदर नेसेसरी होता है जब इनका रिपिंग टाइम होता है उस टाइम में, और इनको वाटर स्टेंट नहीं होना चाहिए, हार्मफुल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 600 से 1600 मीटर अबव सी लेवल पर ये उगते हैं, और वेल ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, लॉमी सॉइल होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको स्पेशली फोकस करना है। मेन वैरायटी हमने पढ़ लिया, हमारे देश में अरेबिका रोबस्टा होती है, और जो अरेबिका होती है वो हमारे यहाँ माइल्ड कॉफ़ी होती है, इसकी बीन्स का मोर अरोमेटिक होता है, सुगंध अच्छी होती है, इनकी मार्केट में वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है इसके कारण। जबकि जो रोबस्टा होता है स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, और इसका वेरिए ब्लेंड हमको देखने को मिलता है। अरेबिका को हम हायर एल्टीट्यूड पे उगा सकते हैं, उगती है, जबकि जो रोबस्टा होती है इससे कम एल्टीट्यूड पे उगती है। अरेबिका के लिए मोर क्योर और नेचर चाहिए, जबकि रोबस्टा सुटेबल रिस्पेक्टिव साइज ऑफ फार्म में उग सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अरेबिका मोर सस्पेक्टेबल है पेस्ट और डिसीज के लिए। ठीक है, स्टेम बोअर, ठीक है, लीफ डस्ट, इस तरह की डिसीज इनको देखने को मिलती हैं। और अरेबिका का जब हार्वेस्ट करते हैं वो नवंबर टू जनवरी में देखने को मिलता है, जबकि जो रोबस्टा का हार्वेस्ट दिसंबर टू फरवरी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इनको अल्टरनेटिव जो फंडिंग के सोर्स हैं वो उपलब्ध कराया जाए, इनको ब्रांडिंग प्रमोटिंग दी जाए, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कराया जाए। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि एक से अधिक फसल वहाँ पे उस क्रॉप सीजन में, जो कॉफ़ी का क्रॉप सीजन होता है उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसानों की आय अधिक से अधिक हो। कंसीडर क्लाइमेट और लैंड यूज को बढ़ावा दिया जाए, और केवल हम अभी अभी तक हम केवल 2 प्रजातियों को, 2 मतलब वेराइटी को उगाते हैं, इसके अलावा 4 प्रजातियों उस पर भी स्टडी करनी चाहिए, और उनको भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब करेंसी डेप्रिसिएशन चर्चा में है, हमारी रुपीस डॉलर के अकॉर्डिंग 10% से अधिक क्या हुए, डेप्रिएट हुई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और डेप्रिसिएशन का आपका मतलब है कि कोई भी करेंसी है इन टर्म ऑफ एक्सचेंज रेट अदर कंट्री की अपेक्षा कितना उसमें गिरावट देखने को मिलती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फैक्टर क्या क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर, ट्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब है, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसलिए भी ये क्या है, ये भी क्या है, डेप्रिसिएशन का कारण है। और इससे क्या होता है, डॉलर हमारे देश से क्या होता है, बाहर जाता है, डॉलर की मांग बढ़ती है, और भारतीय करेंसी को में डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होता है, हमारा इसके अलावा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी अधिक है, अभी हमारा 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। और आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अपने जो मार्केट को स्टेबल करने के लिए डॉलर मतलब कि आरबीआई ने क्या किया है, पंप किया है डॉलर को, तो ये भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो भी एक समस्या है। और जो हम एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं उसको पेड करने के लिए, इंटरेस्ट पेड करने के लिए डॉलर को पेमेंट करते हैं। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, पेट्रो डॉलर सिस्टम, तो वो भी एक कारण है। ठीक है, और ये इसके अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं, तो ये हमने मेनली पढ़े। अब अगर कोई किसी करेंसी में डेप्रेशन हमको देखने को मिलता है, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, चीपर होता है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इस बात को आप समझो। मान लो आप किसी व्यापार कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, आपने मान लो अगर टॉफ़ी अगर 1 रुपये में आप पहले अमेरिका से लेके आते थे, मान लो करेंसी का डेप्रेशन हो गया, मतलब एक टॉफ़ी आप $1 में लेके आते थे, और आपने क्या कर दिया, वहाँ पे बेच दी, डेप्रेशन हो गया ना करेंसी का। मान लो पहले 80 रुपए का $1 था, अब कितने को 82 का हो गया। तो आप पहले $1 लेके आते थे तो आपको कितना मिलेगा, 80, और अगर आप अब लेके आएंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 82। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या करते हैं,
इंपोर्ट करने की कोशिश एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ। और जब हमारा इससे क्या होता है, जो आईटी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, होटल, टूरिज्म, इसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में काफ़ी अग्रणी देश हैं, काफ़ी आगे की तरह सोचते हैं। तो इस सेक्टर में हमको बढ़ावा मिलता है। हम धोखा कहाँ खाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, क्रूड ऑयल होता है, वहाँ पे हमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हमको जो बाहरी देशों से पहले हम 10 रुपए का सामान लेते थे, अब कितने का मिलेगा, 20 रुपए का मिलेगा। तो हमें अधिक से अधिक क्या देना पड़ेगा, लोगों को पैसा देना पड़ेगा, अधिक से अधिक डॉलर देना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ, इंडस्ट्री, हाई डिमांड इनपुट, इंजीनियरिंग, ड्रग, फार्मा, पेट्रो प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसी संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बेसिक पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा चर्चा में रहता है, तो अभी हम पढ़ते हैं करेंट अकाउंट। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं करेंट अकाउंट। एक्चुअली क्या है, करेंट अकाउंट में हम हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में हम पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमें सरप्लस मिलता है, ये हमें ये निगेटिव मिलता है। तो दो तरह की चीजें होती है, एक विजुअल होता है, एक इनविजुअल होता है। विजुअल का मतलब जिसको हम देख सकें, विजुअल में जैसे क्रूड ऑयल आ गया, कार आपने बाहर से ले ली, मोबाइल ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, गोल्ड ले लिया। ठीक है, और इनविजुअल में आपने सर्विस ले ली, इनकम ले लिया, प्रॉफिट। इनकम कहाँ से आ सकती है, प्रॉफिट से आ सकती है, इंटरेस्ट से आ सकती है, डिविडेंड से आ सकती है। ट्रांसफर, आपने जैसे बाहर कोई सऊदी अरब में व्यक्ति रहता तो भारत को रुपए देगा, तो उसको रिमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट, ये रिमिटेंस आ गया। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो हमारा इंपोर्ट अधिक है, एक्सपोर्ट कम है, तो हम नेगेटिव में जाते हैं। तो इसको नेट डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट में एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, नॉन गवर्नमेंट ईसीबी आता है, एक्सटर्नल मतलब कि ईसीबी आता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में एनआरआई का पैसा आता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। दूसरा, टू आइडल्स स्टोलन हुई है तमिलनाडु से, जैसा आप देख पा रहे हैं, और यूएस के किसी म्यूजियम में हमको देखने को मिली। ठीक है, यंगन नरसिम्हा एंड गणेश की मूर्ति है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल था और अल्तूर में, जिसको कंसास सिटी मिसूरी यूएसए में हमको देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कभी फैक्चुअल में। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया है, नोडल एजेंसी है, इसका इलीगली एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या करती है, कम करने का प्रयास करती है। इंडिया क्या है, यूनेस्को 1970 यूनेस्को कन्वेंशन ने साइन किया हुआ है। ठीक है, इंडिया ने इसको 1970 में रेक्टिफाई भी कर दिया। नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट एंटीक्यूट को एक मिशन लेके आई, नेशनल मैन्युफैक्चर मिशन भी है। तो सरकार ने क्या किया, इनको प्रयास करने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए इस तरह के प्रयास मिशन किए हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, टिग्रे रीजन चर्चा में रहता है हमेशा, इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में रहता है। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, कि इनको प्रधानमंत्री अबी अहमद को, इन्हें इरिट्रिया के साथ काफ़ी अच्छा समझौता किया था, इसको नोबेल प्राइज पीस का मिला हुआ था। ठीक है, तो ये रीजन आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, टिग्रे रीजन में क्या है, इनने आरोप लगे हैं मिस्टर अबी पे कि इन्हें रिफॉर्म जो लाए गए हैं वो पावर का क्या कर रहे हैं, केंद्रीकरण कर रहे हैं, इथियोपिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो टिग्रे रीजन की जो सपोर्टेड सरकार है वो इसका विरोध करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप टिग्रे रीजन बात करेंगे तो कहाँ है, इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में, इथियोपिया की जस्ट ऊपर है, इथियोपिया का पार्ट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अडेन है। अच्छा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, चलो, हवेक सिस्टम चर्चा में है। रसिया चाह रहा है कि हम यूक्रेन को हवेक सिस्टम दे दें, जो कि क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसा ये आप देख पा रहे हैं, तो आप केवल ये याद रखना, हवेक एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कहाँ से है, यूएसए से है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इक्लिप्स चर्चा में था, 25 अक्टूबर को हमने मतलब कि सन इक्लिप्स देखा।
तो एक्चुअली क्या होता है कि मून के द्वारा या सन के द्वारा किसी ब्लॉक कर लिया जाता है किसी अनदर बॉडी को बाय किसी अनदर बॉडी द्वारा, तो इक्लिप्स हमको देखने को मिलता है। टू टाइप के इक्लिप्स होते हैं, एक सनर इक्लिप्स होता है, एक लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सन होता है तो इसका मतलब है कि मून है वो सन और अर्थ के बीच में है, तब हमको क्या देखने को मिलता है, सन इक्लिप्स देखने को मिलता है। और एक साल में 5 सोलर इक्लिप्स पर ईयर हमको देख सकते हैं। इसमें दो तीन प्रकार के होते हैं, टोटल इक्लिप्स, एनुअल इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टोटल आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा। पार्शियल आपको ऐसा कुछ दिखेगा, और सॉरी एनुलर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, और पार्शियल आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो अभी आपने जो 25 अक्टूबर को देखा वो इस टाइप का था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, अब टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स किस पे डिपेंड करते हैं हमने पढ़ लिया, एनुलर, टोटल, पार्शियल, हाइब्रिड। ठीक है, ये इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक होता है अम्ब्रा, एक होता है नुम्ब्रा, एक होता है अंतुम्ब्रा। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब आपको कोई प्रकाश नहीं दिखेगा, अम्ब्रा बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ खड़े हैं तो आपको थोड़ा दिखेगा, पार्शियली। और आप यहाँ खड़े हैं तो आपको भी लाइटर एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं अतुम्ब्रा। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और लूनर में क्या होता है, मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं मून इक्लिप्स। ठीक है, चलो। समरू वॉरियर आर्ट से एग्जाम है तो केन्या से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समरू आर्ट क्या है, तो आप देखो रेड व्हाइट येलो ब्लैक पेंट का उपयोग करते हैं, कॉमर्शियल पेंट आर्ट्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं। और किस देश से संबंधित है, केन्या से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। समरू क्या है, एक ये है, ये व्यक्ति है, ट्राइबल जनजाति है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समरू पीपल बोलते हैं इनको। कहाँ से संबंधित है, केन्या से संबंधित है। और ये आर्ट आर्ट कहाँ से संबंधित है, केन्या से। बस इतना आपको पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।